फैसल शफ़क़त भट्टी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बैंकॉक से पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आते हैं। उससे पहले एक वीडियो पैगाम भी वो जारी करता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरी जो मदई पार्टी है उनके साथ सुलह हो चुकी है। और बैंकॉक एयरपोर्ट से मैं अपने आप को पेश करने वास्ते पाकिस्तान जा रहा हूँ। किसे ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह किसे भी मैंने गिरफ्तार नहीं किया, मैं अपनी मर्जी ना ला रहा हूँ। वेख लो किसे भी कोई भी बंदा मेरे नाम कोई भी नहीं जिसे मैं गिरफ्तार किया हो। मैं मरियम नवाज साहब नू, मैं ID साहब नू, मैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब नू एक छोटी जी अर्ज करना कि मैंने इंसाफ मेरा सुहेल ज़फ़र चट्टा और मरियम नवाज के आगे रिक्वेस्ट भी करता है कि आप मुझे इंसाफ देंगे। उसके बाद वो जो वीडियो है वो नज़र आ रही होती है कि वो बैंकॉक से वापस पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहा है। ज़ाहिर है जब आप टिकट करवा लेते हैं तो फिर जो उधर जो मुकामी इदारे हैं वो एयरलाइन में चेक भी कर लेते हैं कि कौन सी एयरलाइन पर, कौन से एयरपोर्ट पर ये आ रहा है। अब इसको ये था कि एक तो ये उधर से भागा हुआ था, सिला वाली एक जगह, उधर इसका एक बाप कत्ल होता है, शफ़क़त भट्टी। उसका बदला फिर एक कलियार ख़ानदान है, उनके ये 7 आदमी मार देता है। फिर उसके बाद ये 1997 की स्टोरी है। उसके बाद वो कलियार इनके घर में आ जाते हैं। ज़ाहिर है प्रेशर इतना होता है कि वो इनसे राज़ीनामा कर लेते हैं, खुद ही इनके घर में आकर। 7 आदमी बहुत ज़्यादा तादाद में उनके कत्ल हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर है वो प्रेशर वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो ये उसके बाद ये डॉन बन जाता है कि ठीक है जी, बाप का बदला मैंने लिया है, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो कलियारों के ऊपर आ रहा था, तो मैंने उनसे बदला ले लिया। उसके बाद उधर एक शायर होता है गुल नवाज, वो थोड़ी सी शायरी करता है इसके वालिद और इसके ऊपर कि ये लोग यानी इधर के डॉन बने हुए हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, ये काउंसलर भी नहीं बन सकते, इनका वोट ही नहीं है, ज़बरदस्ती ये ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, माफिया बने हुए हैं। तो उसके बाद गुल नवाज जो शायर होता है उसको भी कत्ल कर दिया जाता है, और उसके बच्चे गुल नवाज की वाइफ के साथ जा रहे होते हैं, उनको भी उठा लिया जाता है और उनका भी मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद वो ये 13 कत्ल जो, उसके बाद गुल नवाज का एक भाई नज़र होता है, उसको भी ये उठा लेता है और उसको भी कत्ल कर देता है। 13 आदमी ये कत्ल कर देता है। यानी एक तो जनाब अपने बाप का बदला लिया, 7 कत्ल कर दिया। उसके बाद जिसने थोड़ी शायरी की उसको और उसके बच्चों और उसके भाई को भी कत्ल करवा दिया। उसके बाद ये बैंकॉक चला जाता है। बैंकॉक में जब इंटरपोल से रब्ता होता है, इंटरपोल को केस दे दिया जाता है कि हमें ये शख्स चाहिए, तो इसको भी पता चल चुका होता है कि ये मुझे इंटरपोल के ज़रिए ले लेंगे। तो ये क्या करता है कि ये फिर पीछे जो मदई पार्टी है, यानी एक बुज़ुर्ग खातून है, उसके ऊपर प्रेशर, उसको ऑफर्स, यानी उधर का जो MP है राना मसूद है, को राना नामी है, उसके ज़रिए उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। वो राना जो है ना जी, वो उधर जाकर प्रेशर डालता है उस खातून के ऊपर, उसको ऑफर्स देता है। ज़ाहिर है औरत है बेचारी, कितनी देर मुकाबला करेगी, आखिर वो घुटने टेक देती है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये पैगाम देता है कि जनाब मैं अब आ रहा हूँ, मदई पार्टी से मेरी सुलह हो गई है। तो अब सुहेल ज़फ़र चट्टा या मरियम नवाज़ को भी पैगाम देता है कि मुझे अब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे और मुझे जो है ना अपना केस लड़ने का पूरा हक देंगे। उसके बाद वो उधर से फ़्लाइट लेता है। जो उधर का MP है वो भी एयरपोर्ट पर आया होता है और काफ़ी बाअसर शख्सियात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची होती हैं। उसके बाद जो CCD है इसको उठा लेती है। उसके बाद वही मंजर आम पर वही वाक़या आता है कि जनाब वो हम इसको लेकर जा रहे थे, तो इसके साथियों ने फायरिंग कर दी। उसके बाद जो है ना इसके ये मारा जाता है और वो इसके साथी भाग जाते हैं। उसके बाद इसके बेटे का भी बयान आ जाता है, वो भी आप सुनिए कि वो क्या कहता है। और इसी तरह जो अपना जो है ना इस डॉन का भी ख़त्मा हो जाता है। यानी जो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं, मगर अगर हकीकत में आप देखते हैं तो ये आदमी 5 मरबे का मालिक भी था। ज़ाहिर है अगर इसने जुल्म किया था, जब आप किसी के ऊपर इस तरह नाहक जुल्म करते हैं तो वो आपके सामने आता है। अब देखना ये है कि ये तो बेसिकली अदालत का काम है। ठीक है, एक आदमी ने किसी का कत्ल किया है, नाहक कत्ल किया है, तो अगर वो वापस आकर अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता है तो फिर इसको इंसाफ देना, यानी वो भी तो जज को चाहिए ना, कोर्ट से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। मगर ज़ाहिर है अगर पुलिस के अंदर इतनी पावर है कि आप किसी का इनकाउंटर कर सकते हैं, मगर जब आप एक मुद्दई पार्टी है, सिर्फ एक खातून है, उसको आप प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, या वो गवाही देने से कासर है, या उसको धमकियाँ लगाई जा रही हैं, या उसको डराया जा रहा है, या पहले उसके खामद को, उसके खामद के भाई को और उसके बच्चों को, चारों को उड़ा दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तो आप उसके बदले में भी आप इतनी देर तक कुछ नहीं करते और बिल आखिर ये पकड़ा जाता है और आप इसको इसके इंजाम तक पहुँचा देते हैं। तो इससे पहले भी आप देख लें, तिफ़ी भट्ट के साथ भी यही हुआ। तो बेसिकली आइन और कानून तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। CCD अपना काम कर रही है, उनका काम ही ये है कि भाई जो भी आए, जो भी हाथ में आए, वो कातिल हो, ड्रग डीलर हो, किसी किस्म का चोर डाकू हो, उसको बस उड़ा दो, क्योंकि कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उधर जो भी बासर लोग इसको लेने भी गए थे वो भी बेबस हो गए। ज़ाहिर है जब ये ले गए तो उनको पता था कि अभी तो ये नहीं छोड़ेंगे CCD वाले। पीछे से सुहेल ज़फ़र चट्टे का भी हुक्म है और इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर ये उतरता है, तो उधर ही उनका ऑफिस है। तो मेन एयरपोर्ट पर जब आप उतरते हैं तो फिर आपको वो छोड़ेंगे भी नहीं। अगर आप उधर से घर भी चले जाते तो फिर भी इन्होंने उसको किसी न किसी तरीके के साथ दोबारा गिरफ्तार करके इसका मुकाबला बना ही देना था। तो ये
بیسیکلی آئین اور قانون دیکھیں پاکستان کے اندر نہیں ہے میرے پاکستانیوں، دیکھ لو آپ۔ ہم یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ایک آدمی اس نے قتل کیے ہوئے ہیں یا وہ برا انسان ہے یا اچھا ہے، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ یہ آپ کے میرے یا پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور آئین اور قانون ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں خان صاحب کو بھی تو اندر رکھا ہوا ہے نا 300 جعلی کیسز بنا کر۔ تو اسی طرح اور بھی 11,000 آدمی اندر ہیں۔ تو شفقت چیمہ تو یہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ٹھیک ہے دشمنی، جو اس کا باپ قتل ہوا تو اس کے بدلے میں پھر اس نے جو زیادہ مرڈر کروا دی ہے تو اس میں پھر یہ بھی رگڑا گیا اب۔ تو اب اس کے بیٹے کا بھی بیان آ رہا ہے، تو ظاہر ہے اب پروٹیکٹیو بیل تھی، اس کے باوجود سی سی ٹی والے میرے ابو کو اٹھا کے لے گئے۔ سی سی ٹی والوں نے ایئرپورٹ سے ابو کو گرفتار کیا پروٹیکٹیو بیل ہونے کے باوجود، اور انہوں نے اگر کوئی بھی ہوتا ہے کوئی ہمارے ساتھ ہی نہیں جائیں گے، کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا، اور انہوں نے جان کے یہ بات بنانی ہے۔ اور آپ میری ساری اداروں سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پھر انصاف تو دیتی ہے نا، جو آدمی بھی مظلوم ہوتا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ جن کے گھر کے ساتھ افراد مارے گئے، یا اس عورت کے جس کا میاں اور اس کے میاں کا بھائی اور اس کے 4 بچے مارے گئے، اگر آپ اس سے جا کر پوچھیں تو پھر ابھی بھی وہ شاید خوش نہیں ہوگی کہ اگر فیصل شفقت پٹی کو مار دیا گیا تو وہ پھر بھی کہے گی کہ جو میرا بدلہ ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور جو شاعر ہے، جو اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ کی لاٹھی انصاف کرتی ہے، آواز نہیں دیتی۔ مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جدھر مریم نواز ہے یا سہیل ظفر چٹھ ہے، ادھر آدمی چاہے کوئی اچھا بھی ہوگا تو اس کو بھی رگڑ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ کسی کو بھی اس کی وجہ کہ انہوں نے بھی بس یہی رکھا ہوا کہ ٹھیک ہے جی، جو آدمی بھی کرائم کرے گا اس کو ختم کر دیں۔ اب اس کا تعلق چاہے نون سے ہو یا پی ٹی آئی سے ہو یا کسی بھی پارٹی سے ہو، پنجاب میں وہ کہتے ہیں کوئی بھی نظر آئے گا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر گھروں سے ان کے جعلی مقابلے بنائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی خود اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے تو اس کو کم از کم میرے خیال سے اتنا موقع دینا چاہیے کہ اس کو عدالت تک لے جا کر ادھر سے اس کو سزا دلوائی جائے۔ مگر ظاہر ہے فیصل شفقت بھٹی طاقتور انسان تھا، اگر یہ پیش ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس نے ان قتلوں سے اس طرح باہر آ جانا تھا جیسے مکھن سے بال، کیونکہ ایک طرف صرف عورت ہی ایک بیٹھی اور دوسری طرف ایم پی ایز، ایم این ایز اور بڑے بڑے لوگ جو اس کے بیک پہ کھڑے ہوئے تھے، جو اس کو پیچھے سے پورا بیک سپورٹ کر رہے تھے، اور انہی کے کہنے پر یہ آیا بھی ہے۔ انہوں نے بولا کہ آپ آ جاؤ، ہم نے سارے مدعیوں سے بھی بات کر لی، آپ کا کام ختم ہو چکا ہے، اب اگر آپ آؤ گے تو ہم آپ کو